लता सुबह सुबह अपनी छोटी बहू पूजा को सुना रही होती है। जब तुझे काम करना नहीं आता तो तू काम करती ही क्यों है? हर वक्त काम खराब करने पर रहती है। अरे खाने में इतना नमक कौन डालता है? तुझसे अच्छा खाना तो बड़ी बहू बना लेती है। माँ जी, मैंने तो कहा ही था कि मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन पूजा कहने लगी कि नहीं, मैं खाना बनाऊंगी। और देखिए खाने में कितना नमक डाल दिया है इसने। तभी तो इस गवार को कहती हूँ कि किचन में मत जाया कर, बाकी का काम किया कर। उन कामों में भी ये दिक्कत करने लगी है। इसे तो जी करता है घर से निकाल दूं, लेकिन मैं रमेश की वजह से चुप हो जाती हूँ। पूजा गांव की थी और उसे शहर आकर घर के कामकाज करने में बहुत कठिनाइयां हो रही थी और इन कठिनाइयों को उसकी सास और जेठानी और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। अगर कोई काम गलत हो जाता तो पूजा के जेठानी काजल और उसकी सास लता उसे सुनाने में लग जाया करती थी। एक रोज देर शाम पूजा झाड़ू लगा रही होती है, तभी लता की नजर एक छोटे से कागज के टुकड़े पर पड़ती है। अरे ये कागज क्या मैं उठाऊं? चल इसे उठाकर बाहर फेंक। ठीक से झाड़ू लगाना भी नहीं आता, बस पूरे दिन खाती है और पड़ी रहती है। माँ जी, आप मुझे ऐसे मत बोलिए, मैं घर का सारा काम करती हूँ और ये कागज मैंने नहीं देखा। हाँ हाँ, अब तो तू मुझसे जवान भी लगाने लगी है। माँ जी, मैं सिर्फ बता रही हूँ और कुछ नहीं। पूजा और लता की आवाज सुनकर काजल भी अपने कमरे से आती है और पूजा को सुनाने लगती है। पूजा चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। तभी रमेश घर पर आता है और अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर रमेश अपनी माँ से बोलता है। क्या बात है माँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको दो नहीं एक ही बेटा है। क्या हुआ? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अभी तेरी बहू को बता रही थी कि काम धंधा कैसे होता है। ऐसा है तो आप उसे बता नहीं रहे थे, बल्कि उसे सुना रहे थे। मैंने कई बार सुना है कि आप सिर्फ पूजा को डांटते रहते हो और गांव की बहू लाने का फैसला तो आपका था। अब गांव की बहू आ गई है, उससे काम करने में दिक्कत आती है, तो आपको बताना चाहिए था ना, उसे सुनाना नहीं चाहिए था। क्या बात है? अब तू भी अपनी पत्नी के राग में राग लगाने लगा। हाँ हाँ देवर जी, क्या बात है, पत्नी नहीं आएगी, अपनी माँ और भाभी को भूल ही गए हैं और उन्हें ही गलत बना रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। अच्छा, तो अब तू अपनी माँ को गलत बनाकर अपनी पत्नी को सही बोल रहा है। अगर ऐसा है तो ये घर मेरा है। तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, जा सकते हो तुम लोग। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे? आप इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें अपने घर में रखूं। और जब तुम दोनों इस घर से बाहर जाओगे और बाहर की दुनिया देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा, जो 2 वक्त की रोटी तुम दोनों को खाने को मिल रही है ना, वो कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अगर खुशी से 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। चलो पूजा, अपना सामान बांध लो, हम चलते हैं। इतना कहने के बाद रमेश और पूजा घर से निकल पड़ते हैं। रमेश के पास कुछ पैसे थे। उन पैसों से वह किराए पर एक कमरा ले लेता है और अपनी पत्नी के साथ रहने का फैसला करता है। रमेश तो कमा रहा था, लेकिन उन पैसों से घर चला पाना तो बड़ा ही मुश्किल था। इसीलिए अब पूजा भी सोचती है कि वो भी अपने पति के साथ मिलकर कमाई करेगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह काम करे तो कौन सा करे जिससे उसका घर भी चले और किसी को दिक्कत भी ना हो। मैं बाहर कोई काम नहीं कर सकती, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मुझे ऐसा वैसा कुछ आता भी नहीं है जिससे मुझे आसानी से नौकरी मिल जाए। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, आइडिया, ऐसा करती हूँ, छोले भटूरे की दुकान लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना तो अच्छे से बनाना आता है। अब पूजा अपने पति से पूछकर छोले भटूरे की दुकान लगा लेती है। दुकान लगाने के लिए पूजा अपने गहने बेच देती है। पहले दिन तो दुकान पर मंदा काम चलता है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को छोले भटूरे का स्वाद पता चलता है तो हर कोई वहाँ छोले भटूरे खाने पहुँचने लगता है। गर्मा गर्म छोले भटूरे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। गर्मा गर्म छोले भटूरे, सिर्फ 20 रुपए प्लेट।
अरे बहन जी, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों के छोले भटूरे में। पहले मैं उस तरफ वाले छोले भटूरे खाया करती थी, लेकिन एक तो वो 40 रुपए प्लेट देता है और इतने बेकार छोले भटूरे होते हैं कि खाकर बस पछतावा ही होता है। शुक्रिया बहन जी मेरे छोले भटूरों की तारीफ करने के लिए। मैं सस्ता इसलिए बेचती हूँ ताकि गरीब और भूखे लोगों को खाने को मिल जाए, और वो जिनके पास पैसे नहीं होते उनका भी पेट भरने से मैं मना नहीं करती हूँ। पूजा अब अपने छोले भटूरे की दुकान से अच्छा खासा कमाने लगी थी। एक रोज रमेश अपनी पत्नी पूजा से कहता है, जब से तुम काम करने लगी हो तब से तो घर की जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो गया है, वरना आज यह लाना है कल वह खत्म हो गया। बहुत चिंता होती थी। सचमुच तुमने एक जिम्मेदार पत्नी होने का फर्ज निभाया है। और आपने भी एक जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाया है और हमेशा मेरा ध्यान रखा है, मुझे सपोर्ट किया है, और मुझे क्या ही चाहिए। मुझे दुख तो इस बात का होता है कि मेरे घर में मेरे अपने ही नहीं रहे। उन्होंने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। सिर्फ मेरे पैसों के लिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। देखिए इतना मत सोचिए, सब अच्छा होगा। देखिए अगर हम अपने घर से अलग नहीं होते इतना कमा भी नहीं पाते शायद, और मैं कहीं बाहर भी नहीं निकल पाती। रमेश और पूजा खुश थे और खुशी खुशी कमा रहे थे। एक रोज पूजा छोले भटूरे की दुकान पर ग्राहकों को छोले भटूरे दे रही होती है। तभी वहाँ फटी पुरानी साड़ी पहने एक औरत आती है और पूजा से कहती है, बेटा जरा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ। काकी 2 मिनट रुकिए, मैं ग्राहकों को देने के बाद आपको खाने को देती हूँ। पूजा पीछे मुड़कर जैसे ही उस फटेहाल औरत को देखती है तो वह और कोई नहीं बल्कि पूजा की सास थी, जो इतने सारे ग्राहकों में छोले भटूरे लेने के लिए खड़ी थी। अब जैसे ही पूजा उस बूढ़ी अम्मा को छोले भटूरे देने जाती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। माँ जी आप यहाँ? बहू तुम यहाँ? इसका मतलब ये छोले भटूरे की दुकान तुम्हारी है? माँ जी आप यहाँ? आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? मुझे मेरी बड़ी बहू और बेटे ने घर से निकाल दिया। तुम दोनों के जाने के बाद मेरी बड़ी बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं गलत थी। जिस तरह मैंने तुम दोनों को घर से बेघर किया, उसी तरह मेरे बड़े बेटे बहू ने मुझे घर से बेघर कर दिया। माँ जी मुझे आपको इस हाल में देखकर अच्छा नहीं लग रहा। आप पहले तो ये खा लीजिए, फिर घर चलिए। मैं आपको अपने कपड़े दे दूंगी, और हाँ अब से आप हमारे साथ रहोगी। लता इतना सुनने के बाद रोने लगती है और अपनी बहू के गले लग जाती है। अब पूजा अपनी सास को लेकर घर जाती है। वहाँ जाने के बाद रमेश घर आता है तो अपनी माँ को देखकर बड़ा खुश हो जाता है और अपनी माँ के गले लग अपनी माँ से बोलता है, आखिर आपको मेरी याद आ ही गई ना आप मुझसे मिलने। माँ जी को आज मैंने फटे पुराने कपड़ों में देखा। वो मेरी दुकान के बाहर छोले भटूरे मांगने आई थी। उन्हें भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। उसके बाद वो इस तरह भटक रही हैं। इनके फटे पुराने कपड़े देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या भैया और भाभी ने माँ को घर से निकाल दिया? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। माँ आप कितने दिन बाहर रहें और कैसे? करीब 10 दिन हो गए मुझे इधर उधर भटकते हुए। कोई कुछ देता था तो खा लेती थी, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली तो मुझे बहू से मिला दिया और बहू मुझे तुरंत यहाँ ले आई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम दोनों को घर से निकाला था। कोई बात नहीं माँ, आपने हमें गुस्से में घर से निकाला, लेकिन अगर आप हमें घर से नहीं निकालती तो शायद हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, और आज के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे साथ रहेंगी। इतना कहने के बाद रमेश अपनी माँ को फिर से गले लगा लेता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। रवि और काजल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार किया करते थे, लेकिन उनकी हैसियत में बहुत फर्क था। रवि काजल के घर में ड्राइवर का काम किया करता था, जिसके चलते उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके घर वालों से शादी की बात कर सके। एक दिन काजल को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। तभी काजल चुपके से रवि को अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। काजल तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता है यहाँ पर मिलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है।
फिर भी तुमने अपने ही घर के पीछे मुझे बुलाया है। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो पता है ना कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। अरे यार, जब बवाल होगा तब का तब देखा जाएगा। अभी जो मेरे घर में बवाल चल रहा है ना, तुम मुझे सुनो। मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। क्या तुम ये क्या बोल रही हो? तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। और मैं यहाँ पर ड्राइवर का काम भी सिर्फ इसलिए करता था ताकि मैं तुम्हें पा सकूं, तुम्हें देख सकूं। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन अब सिर्फ ये बात कहने से काम नहीं चलेगा। मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं। कब तक मैं यूं ही इनकार करती रहूंगी? अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। अब तुम्हें आगे बढ़कर मेरे घर वालों से मेरा हाथ मांगना ही होगा। यार, मैं क्या बोलकर तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा? मैं तुम्हारे ही घर में ड्राइवर का काम करता हूँ, तुम्हारे ही टुकड़ों पर पलता हूँ। अगर तुम्हारे घर वालों को ये पता चल गया कि मेरा और तुम्हारा चक्कर है तो वह लोग मुझे तो जान से मार ही देंगे और तुम्हारा तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इन सब चीजों से डरकर तुम कब तक छुपते रहोगे? आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात मेरे घर वालों को बोलनी ही पड़ेगी। देखो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? अगर नहीं रहना तो बता दो, मैं शादी के लिए हाँ कर देती हूँ। क्यों बिना बात के तुम्हारा इंतजार करूँ मैं? नहीं काजल, तुम ऐसे मत बोलो। इस बार तुम बस संभाल लो। इस बार तुम शादी के लिए मना कर दो। मैं जल्दी ही तुम्हारे घर वालों से अपनी और तुम्हारी शादी की बात करूंगा। रवि की बात सुनकर काजल खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ आते हैं और काजल किसी बहाने से लड़के से अकेले में मिलती है और उसे जैसे तैसे करके शादी ना करने के लिए मना लेती है और वह लोग रिश्ता तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रिश्ता टूटने की वजह से जहाँ काजल के परिवार वाले दुखी थे, वहीं काजल बहुत ज्यादा खुश थी। वह रवि को मैसेज करके सब कुछ बता देती है। काजल का मैसेज देखने के बाद रवि की जान में जान आ जाती है। अगले दिन वह लोग कॉफी शॉप पर मिलते हैं, जहाँ काजल रवि से बोलती है, देखो यार, आज तो मैंने जैसे तैसे करके लड़के वालों को भगा दिया और शादी के लिए मना हो गई। लेकिन मैं ये हर बार नहीं कर सकती हूँ। अब तुम्हें जल्दी ही मेरे घर वालों से बात करनी होगी। आज मेरी बात मानने के लिए थैंक यू। मैं सच में तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं जल्दी ही तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करूंगा। मैंने एक नौकरी के लिए अप्लाई किया है। जैसे ही उसका रिप्लाई आता है और मुझे वह नौकरी मिल जाती है, मैं तुरंत तुम्हारे घर वालों से अपनी शादी की बात करूंगा। कुछ देर बाद काजल वहाँ से चली जाती है और रवि भी अपने काम पर निकल जाता है। समय बीतता जाता है और रवि ने जिस नौकरी के लिए अप्लाई किया होता है उसे वह नौकरी मिल जाती है। यह बात जानकर रवि बहुत खुश होता है और काजल के माता पिता से मिलकर उन्हें अपने और काजल के रिश्ते के बारे में बताता है, जिसे सुनकर काजल के पिता जगदीश गुस्से से बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी बेटी से प्यार करेगा, अब मेरे सामने खड़े होकर शादी करने के सपने देखेगा। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ है, लेकिन यह बात तो सच है। मैं और काजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं काजल के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर गया हूँ। आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बस आप लोग मेरा और काजल का साथ दीजिए और हमारी शादी करवा दीजिए। तुम्हारी और काजल की शादी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी कभी नहीं हो सकती। तुम्हारी और उसकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। तुम उसका खर्चा तक तो उठा नहीं सकते। जिंदगी भर उसका साथ क्या निभाओगे तुम? मैंने एक नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था, वो मुझे नौकरी मिल गई है। मैं धीरे धीरे काजल की जरूरत की सभी चीजों की पूर्ति कर दूंगा। मैं सच में उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। शादी तो मैं सिर्फ काजल से ही करूंगा। पिताजी, रवि बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे दुनिया की कोई भी ऐशो आराम की चीज नहीं चाहिए। बस आप मेरी और रवि की शादी करवा दीजिए। अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई कि तू शादी के लिए बार बार मना क्यों कर देती है और रिश्ता तोड़ क्यों देती है। ये सब तूने जानबूझ के किया था, सही कहा ना मैंने? जी पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन अब तो आपको असलियत का पता चल गया है ना, तो अब आप खुशी खुशी मेरी पसंद के साथ मेरी शादी करवा दीजिए। शादी तो तुम्हारी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा, और बात रही इसकी, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
जगदीश इतना कहकर अपने कुछ लोगों को आवाज देता है और वह लोग रवि को बुरे तरीके से मारने लगते हैं। अपने पिता को ऐसा करते देखकर काजल घबरा जाती है और अपने पिता से बार बार रवि को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन जगदीश काजल की एक नहीं सुनता और रवि को जान से मारने में जुट जाता है। वहीं रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। रवि की अधमरी हालत को देखकर काजल अपने पिता के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती है, पिताजी, आप जो बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन आप रवि को छोड़ दीजिए। आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रवि को कुछ नहीं होना चाहिए। बताओ, तुम अपना फैसला बदलोगी तो नहीं? क्योंकि इस बार सिर्फ मैंने मार मार कर बेहोश किया है। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो इसे जान से मार दूंगा। नहीं पिताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। आप जहाँ बोलोगे मैं वही शादी करूंगी। बस इसे आप अस्पताल पहुँचा दीजिए ताकि इसकी जान बच जाए। जगदीश काजल की बात मानकर रवि को अस्पताल पहुंचा देता है। वहीं दूसरी तरफ जगदीश काजल के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना भी शुरू कर देता है। जहां एक तरफ रवि अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ काजल की किसी और के साथ शादी तय हो जाती है। जब तक रवि को होश आता है तब तक काजल की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल पहुंच जाती है। सभी रस्मों को पूरा करने के बाद काजल को सुहागरात के लिए कमरे में भेजा जाता है। फूलों से सजी हुई सेज देखकर काजल का उस कमरे में दम घुटने लगता है, क्योंकि उसने यह शादी मजबूरी में करी थी। वह बेड पर बैठी अपने टूटे सपनों में खोई होती है कि तभी उसका पति अंकित कमरे में आता है और जैसे ही वह काजल के करीब आकर उसका हाथ पकड़ता है, काजल बेड से उठ खड़ी होती है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपकी और मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा समय चाहिए। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमसे कोई गलती हुई है क्या, या फिर हम आपको पसंद नहीं? अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और इस वजह से मैं इनको अपने करीब नहीं आने दे रही हूँ, तो ये बात मेरे मायके तक पहुँच जाएगी और मेरे पिताजी फिर से रवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरा चुप रहना ही बेहतर है। आप इतनी चुप क्यों हैं? हमारे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपको हम पसंद नहीं थे तो शादी के लिए हाँ क्यों कहा आपने? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे पसंद हो तभी तो मैंने शादी के लिए हाँ की थी। बस सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हमें एक दूसरे को समझने का समय ही नहीं मिला। इसलिए अब मैं थोड़ा समय चाहती हूँ कि आपको जान सकूं और आप मुझे जान सको। वैसे भी हमें रहना तो जिंदगी भर साथ ही है। काजल जैसे तैसे करके अपने पति को अपने करीब आने से रोक देती है। अंकित अपना तकिया लेकर कमरे से बाहर चला जाता है और काजल अकेले कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी उसके पास रवि का फोन आता है और वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे लेकर बहुत दूर चला जाएगा, बस उसे उसके साथ भागना होगा। काजल रवि की बात मान लेती है और सुहागरात वाले दिन ही अपना ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाती है और फिर कभी किसी के हाथ नहीं आती है। माला को अपने बेटे कार्तिक की शादी का बहुत शौक था, लेकिन कार्तिक ज्योति नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। 3 साल से वो लोग रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके पिता दोनों की शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि ज्योति काफी अमीर थी और अच्छी पढ़ी लिखी थी, लेकिन कार्तिक कोई काम नहीं करता था, बस दोस्तों के साथ घूमता रहता था। एक दिन ज्योति उसे फोन करती है और बोलती है, कहाँ हो तुम? कितनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरा फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बेबी, तुम ना मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करना। अभी वैसे मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो थोड़ा बिजी हूँ। दोस्तों के साथ घूमने के सिवा तुम्हारी जिंदगी में और कौन सा काम है जिसमें तुम बिजी रहोगे? चुपचाप मेरे घर के पास वाले कैफे में आओ, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अभी के अभी। अब बेबी, थोड़ी देर में आऊंगा तो चलेगा क्या? अभी कुछ देर पहले ही तो अपने दोस्तों से मिला हूँ। उनको भी थोड़ा टाइम देना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये भी तो जरूरी है ना। और ऊपर से आज तो मेरे दोस्त अविनाश का बर्थडे है। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने तुमसे कहा कि अभी के अभी मेरे पास आओ, मतलब आओ। तुम्हारे दोस्त कौन से बहुत अच्छे हैं, उनके साथ रहते रहते तुम और बिगड़ गए हो। अरे बेबी, ऐसा मत बोलो। ये जैसे भी हैं, लीचर है, घटिया है, मक्कार है, कुत्ते हैं, कमीने हैं, लेकिन जैसे भी है मेरे दोस्त है। प्लीज इज्जत तो करो इनकी। इज्जत की बात तुम कर रहे हो? तुम्हारी इज्जत है क्या? चुपचाप से 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे घर के बगल वाली कॉफी शॉप में नहीं पहुँचे तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं अभी 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कार्तिक इतना कहकर फोन रख देता है और अपने दोस्तों को छोड़कर ज्योति से मिलने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वो ज्योति की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और बोलता है, बेबी तुम ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। मैं कह रहा था ना कि मैं आ रहा हूँ, देखो आ गया। यहाँ आकर तुमने कौन सा मेरे ऊपर एहसान कर दिया है? मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया था कि मेरे पापा हम दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं। मैंने उनको बहुत मनाने की कोशिश की है, तब जाके उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया है। मौका? कैसा मौका? मैं समझा नहीं। देखो, मैंने अपने पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने हमारी शादी के लिए एक शर्त रखी है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी करनी होगी, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि आगे चलकर तुम मुझे खुश रखोगे। तभी वो हम दोनों की शादी के बारे में सोचेंगे। अरे तुम पागल हो क्या? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा खुद का बहुत बड़ा बिजनेस हो, और तुम चाहती हो मैं 40-50 हजार की नौकरी करूँ? मेरे पापा इस शहर के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। उसके बाद भी उन्होंने तुम्हारे सामने सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखी है। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए एक छोटे सी शर्त भी पूरी नहीं कर सकते क्या? मुझे यकीन है कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। बस तुम एक बार दिल लगाकर मेहनत तो करो। यार एक बात बताऊं, तुम्हें भी ना मेरी बात ना समझ में नहीं आ रही लगता है। तुम क्या सोचती हो कि मैं बाकी लोगों की तरह नौकरी ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं पा रही है? ओ पागल सी, मैं अभी चाहूंगा ना अभी 10 नौकरी आ जाएगी मेरे सामने, लेकिन मैं नौकरी ढूंढ नहीं रहा क्योंकि मुझे तो बिजनेस करना है। मैं तुम्हें कोई बिजनेस करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी पापा ने हमारी शादी के लिए जो शर्त रखी है, कुछ दिन नौकरी करके क्या तुम उसे पूरा नहीं कर सकते? एक बाप होने के नाते वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, और अगर तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो तो मुझे भूल जाओ। मुझे वो जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूंगी, बाकी मर्जी तुम्हारी है। बाय। ज्योति इतना कहकर अपने घर चली जाती है। दिन यूं ही बीतते हैं, लेकिन ज्योति की इतना समझाने के बाद भी कार्तिक पर उसका कोई असर नहीं होता और वो नौकरी ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। एक दिन उसकी माँ माला एक लड़की का रिश्ता लेकर उसके पास आती है और बोलती है, बेटा मुझे लड़की बहुत पसंद है, तू इस लड़की के साथ शादी कर ले। इस लड़की के साथ शादी करने पर तेरा ही फायदा है। उसका बाप बहुत अच्छा खासा पैसे वाला है, तो तेरे बिजनेस करने में तुझे मदद भी कर सकता है। क्या आप सच कह रही हो माँ? इसका बाप बहुत सारे पैसे देगा खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल देगा बेटा, क्योंकि ये अपने बाप की इकलौती बेटी है। शादी के बाद सब कुछ तेरा ही हो जाएगा। माँ वो सब तो ठीक है, लड़की की फोटो है क्या आपके पास? है तो दिखा दीजिए, मैं भी तो देखूं जिससे आप शादी करवाना चाहती हो वो कैसी दिखती है। वैसे भी वो ज्योति है ना, उसका बाप तो मानेगा नहीं, और ज्योति जब देखो तब शादी नहीं करूंगी, शादी किसी और से कर लूंगी, इस बात की धमकी देती है। तो करने दो उसे कहीं और। तो फिर मैं लड़की के पिता से शादी की बात कर लूँ ना? तेरा फैसला तो नहीं बदलेगा ना? हाँ माँ, पूछ कह रही हो, शादी की बात ना कर दो। वैसे भी मैं कौन सा पीछे हटूंगा, जब मेरा फायदा हो रहा है तो पीछे हट के क्या फायदा। अपने बेटे की बात मानकर माला अपनी दिखी हुई लड़की के साथ अपने बेटे कार्तिक की शादी तय करवा देती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और कार्तिक दूल्हा बनकर लड़की के द्वार पर बारात लेकर पहुंच जाता है। चारों तरफ आतिशबाजी हो रही थी, मेहमानों से पूरा द्वार भरा होता है और कार्तिक शादी के मंडप पर खड़ा लड़की का इंतजार कर रहा होता है। तभी लड़की उसके सामने आती है और उसे देखकर कार्तिक हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दिखने में बहुत काली थी, जिसे देखकर वो अपने बगल में खड़ी अपनी माँ से बोलता है, माँ, ओ मेरी माँ, कौन से जन्म का बदला निकाल रही हो मुझसे आप? अरे मैं आपका ही लड़का हूँ या किसी मंदिर से उठा के लाई हो? ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा तू? तूने ही तो कहा था कि तू मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी कर लेगा। हाँ कहा था मैंने, क्योंकि मुझे आपकी पसंद पे नाज था, लेकिन कहा मैं इतना सुंदर और कहा ये काली करूठी। अरे दूर दूर तक ना हमारा कोई मेल नहीं है, ये लड़की से शादी मैं नहीं करूँगा। तेरा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। अगर तू शादी नहीं करेगा तो हमारी और उस लड़की की बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे माँ, बदनामी के डर से मैं अपनी जिंदगी खराब थोड़ी करूंगा। इस काली करोटी लड़की से शादी करके इसके बाप की दौलत लेकर बिजनेस शुरू करने से अच्छा है मैं ज्योति के पिता की शर्त मान लूं और नौकरी करूं। यार कम से कम बिजनेस ना सही लेकिन सुंदर बीवी तो मिलेगी। अरे ये तो इतनी काली है ना कि रात को ना दिखती भी नहीं होगी, और आप कह रही हो कि इसे शादी कर लूं मैं? ये चीज तुझे पहले सोचनी चाहिए थी ना बेटा। अब तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी,
फिर चाहे कुछ भी हो जाए। माँ ऐसा मत बोलो, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रह लूंगा, मुझे मंजूर है। बिजनेस भी नहीं करूंगा, नौकरी करूंगा। माँ मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा। माँ मेरे साथ ऐसा मत करो। जैसे जैसे वो लड़की कार्तिक के पास दुल्हन की ड्रेस में उसके करीब आ रही थी, कार्तिक की मानो सांसें ही थम रही थी और वह अचानक से मंडप में ही बेहोश हो जाता है। लोग उसे उठाकर एक कमरे में लेकर जाते हैं और लेटा देते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि कमरे में कोई नहीं है। तभी वो उठकर बैठता है और अपने आप से बोलता है, शादी के लिए हाँ कर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। एक तरफ ज्योति है जिसको मैंने धोखा दे दिया, और दूसरी तरफ ये है जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। माँ आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं यहाँ से जाऊंगा भी तो ज्योति के पास कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? वैसे मुंह तो एक ही है, लेकर तो यही जाना होगा। कार्तिक अपने कमरे में अकेला बैठा था, ये सब सोच ही रहा होता है। तभी ज्योति का फोन आ जाता है और वो बताती है कि उसने अपने पिताजी को शादी के लिए बिना किसी शर्त के मना लिया है। साथ ही शादी के बाद वो अपना सब कुछ उसके नाम कर देंगे। इसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। इतना सुनते ही कार्तिक मौका देखकर कार्तिक अपनी ये बारात और शादी से भाग जाता है। तभी उसकी माँ कमरे में जाती है और उसे कमरे में ना देखकर सोचती है, हे भगवान, ये लड़का अपने कमरे में नहीं है। इसका मतलब पक्का ये अपनी बारात से भाग गया। अब मैं बाहर लड़की वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी कि दूल्हा भाग गया। एक तरफ बारात से दूल्हा भागने के कारण माला को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कार्तिक ज्योति के पास पहुंचता है तो ज्योति उसे दूल्हे की ड्रेस में देखकर हैरान हो जाती है। और कार्तिक जब उसे सब कुछ सच सच बताता है तो ज्योति उसे जोरदार थप्पड़ मारकर उससे शादी करने के लिए मना कर देती है और हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। इस तरह से बारात से भागा हुआ दूल्हा ना इधर का रह जाता है और ना ही उधर का। रज्जो के पति की तबीयत खराब होने के कारण सारी जिम्मेदारी अब रज्जो के कंधों पर आ गई थी। अब सब कुछ रज्जो ही संभालती थी। घर चलाने के लिए रज्जो चूड़ियां बेचने का काम करती थी ताकि उसके घर में मदद हो जाए। एक दिन कड़ी धूप में वो सर पर चूड़ियों की टोकरी लिए आवाज लगाते हुए कहती है, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, नए डिजाइन की सुहागन वाली चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ ले लो। ये कहते हुए वो एक घर के पास से गुजरती है। तभी उस घर से एक औरत उसे आवाज देकर कहती है, ओ चूड़ी वाली बहन, इधर तो आ जरा, देखूं तो सही कैसी चूड़ियां है तेरे पास। हाँ बहन, क्यों नहीं, देखो देखो, देखने में पैसा थोड़ी ना लगता है। ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चूड़ियाँ पसंद हैं? कांच की चूड़ियों में इतने अच्छे डिजाइन, ये तो नए नए डिजाइन आए हैं लगता है। हाँ बताइए ना, अच्छी लग रही हैं तो पहना दूं आपको। हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छी तो बहुत है। तू मुझे ये हरी और लाल का जोड़ा बनाकर पहना दे। अभी पहना देती हूँ। इतना कहकर रज्जो टोकरी से चूड़ियों का जोड़ा बनाने लगती है। तभी कुछ औरतें भी आकर उसकी चूड़ियाँ पसंद करती हैं। सभी औरतें उससे चूड़ियाँ लेकर चली जाती हैं। एक जगह चूड़ियों की बिक्री हो जाने पर वो टोकरी उठाए आगे बढ़ती है। कड़ी धूप होने के कारण प्यास के मारे उसका गला सूखने लगता है। तभी सामने उसे एक पुराना मंदिर दिखाई पड़ता है। थकान और प्यास के मारे वो मंदिर में चली जाती है जहाँ बैठा पुजारी पाठ कर रहा होता है। तभी वो पुजारी से कहती है, पुजारी जी, थोड़ा पानी मिलेगा, गर्मी के कारण गला सूखा जा रहा है। बेटा बैठो, पानी पीना है तुमको, अभी लेकर आता हूँ। रज्जो अपनी चूड़ियों की खाली टोकरी को साइड में रखकर माता के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाती है तो उसका ध्यान माता की खाली हाथों पर जाता है। सभी चूड़ियों के बिक जाने के कारण टोकरी खाली होती है तो वो अपने हाथ की चूड़ियाँ निकालकर माता को पहना देती है। तभी पुजारी लोटे में पानी लिए वहाँ आता है तो रज्जो को माता को चूड़ियाँ पहनाते हुए देखकर कहता है, काली माँ का श्रृंगार कर रही हो बेटा? नहीं पुजारी जी, माँ का श्रृंगार कर सकूं इतनी वस्तुएं नहीं है मेरे पास। गांव-गांव घूमकर चूड़ियाँ बेचती हूँ तो माँ के सूने हाथ मुझसे देखे नहीं गए, इसीलिए माँ को चूड़ियाँ पहना दी। बहुत थकी हुई लगती हो बेटा, लो पानी पी लो। हाँ वो इतनी धूप हो रही है ना, इस धूप में थकान भी बहुत हो जाती है। हाँ बेटा, थकान तो तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रही है। कोई बात नहीं, तुम पानी पी लो, पानी पियोगी तो अच्छा लगेगा। रज्जो पानी लाकर पीने लगती है। वो पानी पीकर रज्जो एकदम तरोताजा महसूस करने लगती है। कुछ देर बाद पुजारी से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि वो काली माँ का बहुत पुराना मंदिर है। गांव के इलाके से दूर होने के कारण कोई श्रद्धालु वहाँ पूजा करने नहीं आता। आप चिंता मत कीजिए पुजारी जी, मैं यहाँ शाम के समय रोज काली माँ के दर्शन करने के लिए आया करूँगी।
साथ ही उनका श्रृंगार अब से मैं ही किया करूंगी। काली माँ के दर्शन कर मन को बड़ी शांति मिलती है और यहाँ पानी पीकर सूखा गला और मन दोनों ही तृप्त हो गया। हे काली माँ, तुम अपनी कृपा इस बच्ची पे बनाए रखना। अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रज्जू टोकरी उठाए घर की ओर चल पड़ती है। कुछ देर में जब वो घर पहुंचती है तो चूड़ियों की बिक्री के कमाए पैसे अपनी सास के हाथ में दे देती है। तभी उसकी सास मनोरमा उसके सूने हाथ देखकर कहती है, अरे बहू, टोकरी की चूड़िया के साथ साथ अपने हाथ की चूड़िया भी बेच के आ गई क्या? नहीं सासू माँ, वो आज मैं काली माँ के मंदिर पहुँच गई थी। पर वो तो बहुत दूर है। बहुत ही दूर भला तू कैसे पहुंच गई? पता नहीं सासू माँ, वैसे वो काली माँ का मंदिर बहुत शांत जगह पर है। माँ के दर्शन करने से मन को बहुत शांति मिल रही थी। ये पैसे लीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर रज्जू रसोई में चली जाती है। अगले दिन रज्जू खाली टोकरी लिए चूड़ी कारीगर के पास जाकर थोक के भाव में चूड़ियाँ खरीदती है और गांव में उन्हें बेचने के लिए निकल जाया करती थी। लेकिन उस दिन उसकी चूड़ियों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती। काली माँ की मूर्ति को देखते ही वो चूड़ियों की टोकरी से सुंदर कांच की चूड़ियाँ निकालकर माँ को पहना देती है और उनकी भक्ति में लीन हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। ऐसे ही कभी एक दो ग्राहक चूड़ियाँ खरीद लिया करते थे। एक शाम को जब वो मंदिर से लौटती है तो उसकी सास कहती है, आज भी चूड़ियों की बिक्री नहीं हुई। ऐसे ही रहा तो घर खर्च और दीपक की दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? सासू माँ, मुझे भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। चूड़ियाँ बेचने के अलावा मुझे कोई काम भी तो नहीं आता है। बहू, जब तक दीपक ठीक नहीं हो जाता तुझे हिम्मत करनी ही होगी। वो पड़ोसन कमला बता रही थी कि बाजार में लोगों की बहुत भीड़ होती है। उसका बेटा भी वही मिठाई की दुकान चलाता है। मैं तो कहती हूँ टोकरी लेकर गांव-गांव भटकने से अच्छा तू भी बाजार में चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दे। आप सही कह रही हो। एक दिन उसके पति की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। वो अपने पति के पास बैठी रो रही होती है कि तभी मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए बोझ बनता जा रहा हूँ ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, माता रानी पर भरोसा रखिए। अब तो हम गरीब को माँ का ही सहारा है। डॉक्टर कह रहे थे कुछ और जांच करनी बाकी है, इसीलिए अस्पताल में कुछ दिन रखेंगे दीपक को। पर अस्पताल का खर्चा और मेरी इतनी दवाइयों का बोझ ये अकेले कैसे सहेगी माँ? मैंने कहा ना आपसे कि ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सासू माँ, आप इनका ध्यान रखिए, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और गांव के जमींदार से उधार पैसे लेकर अस्पताल का बिल भरती है। और कुछ दिनों में दीपक अस्पताल से घर आ जाता है। चूड़ियाँ बेचने जाती उसकी कांच की मामूली चूड़ियों की बिक्री होते देख उसके सामने वाली दुकान का पप्पू बड़ा जला करता था। ना जाने कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। जब से ये चूड़ी वाली बाजार में आई है मेरे ग्राहक आधे हो गए हैं। आज चूड़ी का टोकरा लाई है। ऐसे धीरे धीरे कहीं ये चूड़ी की दुकान ना खोल ले। इसको तो बाजार से चलता करना होगा। अगले ही दिन जब रज्जू चूड़ियाँ लेकर बाजार जा रही होती है तो पप्पू जानबूझकर उससे टकरा जाता है और धक्का लगने से रज्जू की चूड़ियों की टोकरी नीचे गिर जाती है और सारी कांच की चूड़ियाँ चूर चूर हो जाती हैं। ओहो बहन जी, माफ करना, गलती से धक्का लग गया। भाई साहब, आपको देखकर चलना चाहिए था ना। आपकी वजह से मेरी चूड़ियों का इतना नुकसान हो गया। अब मैं बेचारी रज्जू टूटी कांच की चूड़ियों को जैसे ही टोकरी में उठा के रखने लगती है उसके हाथ में कांच चुभ जाता है और वो रोते रोते काली माँ के मंदिर पहुँचती है और हाथ जोड़कर माँ के सामने रोते हुए कहती है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहनाने के लिए चूड़ियाँ नहीं ला पाई और मुझे आने में भी देर हो गई। एक आपके ही द्वार में आकर तो मुझे अच्छा महसूस होता है, वरना मुझ गरीब की जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हर तरफ बस निराशा ही भरी हुई है। काली माँ के सामने रोते रोते थकान के मारे उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर में जब वो जागती है तो देखती है कि उसकी टोकरी टूटी चूड़ियों से नहीं बल्कि रंग बिरंगी सही सलामत चूड़ियों से भरी होती है। साथ ही कांच चुभने से उसके हाथ में लगा घाव भी भर चुका होता है। ये सब देख वो हैरान हो जाती है। तभी काली माँ की मूर्ति से एक तेज प्रकाश उसकी ओर चमकता है तो वो समझ जाती है कि ये सब काली माँ की कृपा से हुआ है। तभी पुजारी वहाँ आता है। अरे बेटा, तुम अभी तक यहीं हो? अपने घर नहीं जाना क्या तुम्हें? जाओ थोड़ा आराम करो। काली माँ के भी विश्राम का समय हो गया है।
काली माँ, आप धन्य हैं, सच में आप धन्य हैं। आपने मुझ गरीब चूड़ी वाली की झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है माँ। जय माँ काली, जय जय माँ काली। इतना कहकर वो काली माँ के चरणों में शीश झुकाती है और टोकरी लेकर घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके पति की तबीयत में एकाएक सुधार होता है। समय बीतता है और अब वो गांव-गांव चूड़ी बेचना छोड़कर एक बड़ी सी चूड़ी की दुकान पर काम करने लगती है। एक दिन रोहन अपनी सास करुणा के साथ कार में बैठा था, तभी ट्रैफिक लग जाता है और इसी बीच रोहन का दोस्त अरुण अपनी बाइक से रोहन की कार के बगल में अपनी बाइक लेकर खड़ा था। जैसे ही अरुण की नजर रोहन की सास करुणा पर जाती है, अरुण तुरंत रोहन को फोन करता है। अरे यार, तू बेबी तो बहुत सुंदर है। सच में भाभी तो बहुत सुंदर है। अबे साले, तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? वो पत्नी नहीं, सास है मेरी। अब क्या बात कर रहा है भाई, तेरी सास है ये? अरे एकदम पटाखा है पटाखा। अब जब तेरी सास ऐसी है तो बेबी तो हुस्न की परी ही होगी। अबे साले, बकवास बंद कर। सास है वो मेरी, माँ समान है। अबे यार, ऐसी गजब सास तो मैंने कहीं देखी भी नहीं है। सुंदरता के साथ साथ पर्सनैलिटी भी है, वो भी एकदम मस्त। ऐसा लग रहा है ना कोई 22 साल की लड़की को घुमा रहा है तू। अरे चलो अपनी बकवास बंद करो, ट्रैफिक खुल चुका है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद करुणा को भूख लग जाती है। रोहन अपनी सास को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ दोनों बैठकर लंच करते हैं। तभी वहाँ पर विहान नाम का एक लड़का आ जाता है और रिहान करुणा और रोहन की 1-2 फोटो खींचकर रोहन की बीवी परी को भेज देता है और उसे फोन करके कहता है, देख परी, देख तेरा पति ना किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है। अरे पागल, ये कोई लड़की नहीं है, मेरी माँ है। क्या बात कर रही है तू? ये तेरी माँ है? अरे वाह, तेरी माँ तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल जवान लग रही है। अरे ये मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ तो मुझे छोड़ के बचपन में ही चली गई थी। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि तेरी माँ इतनी जवान कैसे है। अरे यार, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे पति पे नजर रख कि वो किस लड़की के साथ घूमता फिरता है, और तू है कि मेरी माँ के ही पीछे पड़ गया है। यार अब समझ में आया, तेरा पति पूरे दिन तेरी माँ के साथ घूमता क्यों है। जब सास इतनी हॉट हो ना तो दामाद का दिल तो आ ही जाएगा। देख विहान, अपनी जुबान संभाल के बात कर। वो मेरी माँ है और अपनी माँ के बारे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनूंगी। यार तू ना मेरी ना बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए ना तेरे को समझा रहा हूँ। देख तेरी माँ ना इतनी हॉट है और ना सौतेली माँ है, क्या पता दामाद और सास के बीच में कुछ हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ ना, ध्यान दे, नजर रख उन पर। रिहान की बातों से परी के मन में शक पैदा हो गया था। ऐसे एक दिन रोहन 2 दिन की ट्रिप के लिए ऋषिकेश जा रहा था। रोहन अपने साथ अपनी बीवी और सास को ले जाने के बारे में सोचता है। तभी परी अपने पति से कहती है, अरे तुम ऋषिकेश क्यों जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। बहुत दिनों से हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं साथ में। हाँ परी, तुम कह तो सही रही हो। हम वैसे बहुत समय से कहीं गए नहीं है। एक काम करते, हम चलते हैं और मॉम को भी ले चलते हैं। हाँ रोहन, मुझे भी ऋषिकेश जाना है, बहुत अच्छी जगह है वो। परी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से को छुपाते हुए बोलती है, अच्छा तो एक काम करते हैं, मम्मी तुम रोहन के साथ चली जाओ, मैं कभी और चली जाऊंगी। मेरे दिमाग से निकल ही गया था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे उनके साथ रहना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मॉम के साथ चला जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। अब क्या था, रोहन अपनी सास करुणा के साथ ट्रिप के लिए निकल जाता है तो वहीं दूसरी तरफ परी बनी ही मन में गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ऐसे ही जब दोनों सास दामाद ट्रिप की पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो उनकी जोड़ी देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता है। तभी परी की दोस्त ज्योति उसे फोन करती है, क्या बात है परी, तेरा पति किस हुस्न की परी के साथ ऋषिकेश में घूम रहा है। दोनों की जोड़ी तो कमाल लग रही है। पता नहीं कहाँ से तेरी शादी रोहन से हो गई। ये क्या है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना ज्योति? तो क्यों मेरे जले पे नमक छिड़कती रहती है? तुझे तो अच्छे से पता है ना कि मेरा पति मेरी माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि उसे बीवी से ज्यादा उसकी माँ में इंटरेस्ट है। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी, पर कुछ भी बोलो, मजाक से हटकर तुझे एक बात बताती हूँ। तेरी माँ ना किसी हीरोइन से कम नहीं लगती है। अरे अभी भी तेरी माँ बहुत यंग है यार। तेरी माँ को देखकर अच्छे की नीयत बदल सकती है। ये तेरा पति क्या चीज है। मेरी बात मान तो अपने पति को ना अपनी माँ से दूर रखा कर। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तेरी माँ ही तेरी सौतन बन जाए। यार ज्योति प्लीज ऐसी बातें मत कर। वैसे ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब एक बेटी का घर तोड़ने वाले उसकी माँ ही हो ना, तो तुझे पता है कितना गुस्सा आएगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इसकी शिकायत मैं किससे करूँ? मेरी माँ ही मेरी सौतन बनी फिर रही है। इस उम्र में भी उनको जवानी चढ़ रही है। परी बहुत गुस्से में थी।
और वो गुस्से में अपनी फोन का फ्रंट कट कर देती है। ऐसे ही 2 दिन बाद रोहन और करुणा ट्रिप से घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। रोहन अपनी सास से बोलता है, वैसे कुछ भी कहो मॉम, आपके साथ ना मजा आता है। नेक्स्ट टाइम ना हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रोहन, अभी से प्लान करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में अचानक से प्लान करना और जाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब तक मैं जी भर के शॉपिंग न कर लूं, तब तक मुझे किसी भी ट्रिप पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और परी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, अब ना ये ट्रिप वगैरह ना बंद करो, आप ना तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। वैसे भी आपको तो अपनी बेटी दामाद को साथ में भेजना चाहिए, पर आप हो कि यहाँ अपनी बेटी को हटाकर खुद ही दामाद के साथ भागी फिर रही हो। अब मेरी सास है इतनी कूल, लोगों को पता नहीं चलता है ये मेरी सास है या फिर मेरी कोई खास है। इतना बोलकर रोहन अपनी सास के कंधे पर हाथ रख देता है। दोनों हंस हंस कर परी से बातें कर रहे थे, लेकिन परी अपनी माँ से ही मन में जल रही होती है। वैसे शक तो मुझे पहले से ही था आप दोनों पे, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि एक माँ बेटे का रिश्ता है आप दोनों के बीच में, पर मैं तो गलत साबित हो गई। यहाँ तो मेरे ही अपने धोखेबाज निकले। परी, तू ये कैसी बातें कर रही है बेटा? आखिर क्या चल रहा है तेरे दिमाग के अंदर? क्या चलेगा माँ, आपको तो माँ कहने में मुझे शर्म आती है। अपनी ही बेटी का घर तोड़ने चली हो। अरे आपको इस उम्र में तो जवानी चढ़ गई है क्या? अगर आपको अपनी जवानी दिखाने का इतना ही शौक है ना, कहीं और जाके दिखाओ, मेरा घर तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी बेटी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर करुणा की आंखें छलक उठती हैं। तभी रोहन गुस्से में परी को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और उसे बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसी बात करते हुए? अरे वो मेरी माँ समान है, मैं माँ मानता हूँ उनको। और तुम इतनी घटिया बातें कर रही हो, एक माँ बेटे के रिश्ते को ऐसा नाम दे रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जैसा मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूँ ना, वैसे तुम्हारी माँ की इज्जत करता हूँ। और तुम्हारी माँ की जगह मेरी माँ होती ना, तो भी मैं ना इसी तरह से बर्ताव करता। समझी तुम? रहने दो रोहन बेटा, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। आखिर हूँ तो मैं सौतेली माँ, तभी तो मेरे साथ परी ने ऐसा किया। अगर मैं खुद परी को जन्म देती तो शायद परी कभी मुझ पर शक न करती। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। परी की बातों से करुणा रोहन दोनों को बहुत ठेस पहुंचती है। वो दोनों गुस्से में कहीं चले जाते हैं। परी को अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बार बार अपनी पति और अपनी माँ को फोन कर रही होती है, लेकिन वो दोनों उससे बहुत नाराज हो चुके थे। ऐसी परी धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब रोहन और करुणा को उसके बारे में पता चलता है तो वो दोनों वापस परी के पास आ जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। धीरे धीरे करुणा और रोहन दोनों मिलकर परी की खूब देखभाल करते हैं और आखिरकार जब परी ठीक हो जाती है तो वो खुद अपनी माँ और पति से माफी मांगती है। हे भगवान, आज मुझे आपने ना बहुत शर्मिंदगी महसूस करवाई है। समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लोगों की बातों में आकर मैंने ना जाने अपने पति और माँ पे शक कर लिया। अब मैं कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी? रोहन और करुणा दोनों परी को माफ कर देते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी परी की वो कड़वी बातें थी, जिस कारण अब करुणा दोबारा अपने दामाद के साथ वैसा रिश्ता नहीं रखती।